एक भीषण सुनामी ने आधे दक्षिण कोरिया को डुबो दिया था। ऐना अपने बेटे को ऊपर की मंजिल पर भेजना चाहती थी, लेकिन डर के मारे बच्चे ने सहयोग नहीं किया। इस आपाधापी में ऐना का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। इतनी जोर से गिरने की वजह से ऐना बेहोश हो गई। बेहोशी में उसे अपने मृत पति का चेहरा दिखाई दिया, क्योंकि उसका पति भी एक कार दुर्घटना में पानी में डूबकर मर गया था। तभी ऐना अचानक होश में आ जाती है। बारिश लगातार हो रही थी और माँ बेटा कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन दुनिया का यह अंत वास्तव में एक बहुत बड़ी साजिश थी। ऐना AI इंटेलिजेंट रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक सीनियर शोधकर्ता है। उस दिन जब माँ बेटे अभी अभी सोकर उठे ही थे, तो उन्होंने देखा कि पूरे फर्श पर पानी जमा हो चुका है। जैसे ही उसने अपना सिर उठाकर देखा, वह सन्न रह गई। वह तीसरी मंजिल पर रहती थी, लेकिन बाढ़ का पानी पहले ही बिस्तर के लेवल तक पहुंच चुका था। ऐना ने तुरंत अपने बेटे को पीठ पर लाद कर भागने की कोशिश की। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, सामने विशाल समंदर जैसी बाढ़ फैली हुई थी। पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग हड़बड़ी में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। टेरेस की ओर जाने वाला रास्ता पहले से ही लोगों की भारी भीड़ से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। ऐना ने तुरंत फैसला लिया और दूसरी तरफ की सीढ़ियों की ओर भागने लगी। एक तरफ मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ते हुए वह अपने डर को दबाकर बेटे को सांत्वना दे रही थी। ऐना ने मुड़कर देखा कि लोग पानी में डूबने से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसे यह देखकर और अधिक घबराहट होने लगी। उसने तुरंत अपने कदम बढ़ाए और बेटे को शांत रखने के लिए गाना गाने लगी, ताकि उसका खुद का हौसला भी बना रहे। उसे लगा था कि इस तरफ की सीढ़ियों पर कम भीड़ होगी, जिससे जान बचाना आसान होगा। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि छत की ओर जाने वाला रास्ता कचरे और सामानों से पूरी तरह जाम हो चुका था। ऐना ने अपने बेटे को वहीं रुकने को कहा और खुद फिसलन भरी दीवार के किनारे से चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैरों के नीचे अथाह बाढ़ का पानी था। जरा सी भी चूक का मतलब सीधी मौत थी। यह सोचकर कि वह अपने बेटे का इकलौता सहारा है, उसने और जोखिम न लेने का फैसला किया। वह वापस अपने घर वाली मंजिल पर लौटा। इस अफरा तफरी के बीच सामने से एक आदमी ने ऐना की तरफ हाथ हिलाया। वह चिल्लाकर कह रहा था कि वह उन्हें बचाने आया है। ऐना जैसे ही अपने बेटे को लेकर उस आदमी की तरफ जाने लगी, मुड़ते ही उसने देखा कि उसका बेटा गायब था। पसीने से लथपथ होकर वह घबराहट में अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी अन्ना ने नजर उठाई बहते हुए बाढ़ के पानी में। ऐना बेतहाशा पानी के भीतर उतरकर अपने बच्चे को ढूंढने लगी। आखिरकार एक कमरे में उसे अपना बेटा मिला, जो दम घुटने की वजह से बेहोश हो चुका था। उसने दरवाजा खोलकर भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाढ़ के पानी के दबाव से अटक चुका था। तभी उस रहस्यमयी व्यक्ति ने बाहर से दरवाजा खोला और मां बेटे को सुरक्षित बाहर निकाला। वह आदमी फुर्ती से बालकनी पर चढ़ गया और बच्चे को लेकर इमरजेंसी CPR देने लगा। अपने बेटे को खतरे से बाहर देखकर ऐना के जान में जान आई और उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। यह सिक्योरिटी टीम का सोन था। उसका काम ऐना को सुरक्षित बचाकर ले जाना था। जैसे ही उसने बच्चे को उठाकर तुरंत निकलने की कोशिश की, ऐना ने झट से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसने जिद की कि वह बच्चे को खुद अपनी पीठ पर ही ले जाएगी। अभी अभी हुए हादसे के बाद ऐना अपने बेटे से अलग होने का डर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सोन ने यह देखकर दोबारा जिद नहीं की और दोनों को लेकर छत की ओर बढ़ने लगा। उसने बताया कि थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आएगा। चलते चलते ऐना ने अपना शक जताया, यह पानी नमकीन है, यह कोई आम बाढ़ नहीं लग रही। सोन ने बताया कि 3 घंटे पहले एक छोटा एस्टेरॉयड अंटार्कटिका महाद्वीप से टकराया था। पिघली हुई बर्फ का पानी समुद्री पानी के साथ मिलकर उत्तर दिशा की ओर तबाही मचाता हुआ बढ़ रहा है। जापान का आधा हिस्सा पहले ही समुद्र में डूब चुका है और यह 30 मंजिला इमारत भी जल्द ही पूरी तरह डूब जाएगी। लेकिन ऐना को समझ नहीं आ रहा था कि एस्टेरॉयड के टकराने जैसी इतनी बड़ी घटना को पहले से डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया। सोन ने ऐना की बात का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बात बदलते हुए ऐना के काम का जिक्र किया। दरअसल उसकी रिसर्च लैब नए मानवों के निर्माण पर काम कर रही थी। इसमें शामिल इमोशनल इंजन तकनीक दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों के पास थी। एक थी ऐना की बॉस लिन, लेकिन वह आज सुबह अपने बच्चे के साथ तेज बहाव में बह गई थी। सुरक्षा एजेंसी का मानना था कि लिन की मौत हो चुकी है, इसलिए अब अकेली शोधकर्ता सिर्फ ऐना ही बची थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर उन्हें अस्थायी शेल्टर में ले जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऐना को यह मुख्य मिशन सौंप देगा। ऐना को लगा कि उसकी रिसर्च अभी पूरी तरह तैयार नहीं है और वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। लेकिन सोन ने कहा कि बाकी टीमों ने सिंथेटिक बॉडीज तैयार कर ली हैं, सब कुछ तैयार है। बस ऐना की इमोशनल इंजन तकनीक की जरूरत है, जो उन एंड्रॉइड्स को इंसान जैसी भावनाएं दे सके। तभी बच्चे को वॉशरूम जाना था, तो सोन उन्हें 15वीं मंजिल के एक वॉशरूम में ले गया। इंतजार के दौरान सोन ने अचानक ऐना से पूछा, अगर हमने पहले ही इंसानों की नई नस्ल बना ली है, तो फिर इंसानी दिल लगाने की क्या जरूरत है? उसे लगता है कि पुराने इंसानों में घटियापन और कमियां होती हैं, जैसे थोड़ी देर में यहाँ के निवासी जान बचाने के लिए फ्लाइट में चढ़ने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगेंगे। हो सकता है कि वे अपने परिवार वालों तक को भी अकेला छोड़ दें, यहाँ तक कि ऐना भी समय आने पर बोर्डिंग के लिए दूसरों को पीछे धकेल देगी। इंसानियत की ऐसी नीचता को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? ऐना के पास इंसानियत के मुद्दे पर उससे बहस करने की फुर्सत नहीं थी, बल्कि उसने उससे फोन मांगकर अपने माता पिता को फोन लगाया।
हालांकि उसके माता पिता सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे, लेकिन वहां के हालात ठीक नहीं लग रहे थे। फोन के उस पार से बाढ़ के पानी के आने की आवाजें आ रही थीं, जिसमें लोगों की चीखें और चिल्लाहटें मिली हुई थीं। ऐना की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ की कही आखिरी बातें उनके अंतिम शब्द जैसे लग रहे थे, और पता नहीं वे कभी फिर से जीवित मिल पाएंगे या नहीं। इस समय बाढ़ का पानी 10वीं मंजिल तक पहुंच चुका था और घर के अंदर का पाइप अचानक फट गया। उसकी चुभने वाली गंध से दम घुटने लगा और तीनों जल्दी से बाहर की ओर भागे। तभी उनके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। सोन सबसे पहले ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया। ऐना और उसके बच्चे को ऊपर खींचते समय ऐना गलती से बाढ़ के पानी में गिर गई। वह तुरंत समतल जमीन की ओर तैरने लगी। रास्ते में उसे लिफ्ट के अंदर से मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। पता चला कि लिफ्ट में जिशियू नाम की एक लड़की फंसी हुई थी। ऐना ने आगे बढ़कर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हिला भी न सकी। वह पास के कमरे में जाकर औजार ढूंढना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ी, जो इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपार्टमेंट में लूटपाट और हत्या कर रहे थे। उसे डर था कि वह किसी फालतू मुसीबत में न पड़ जाए, इसलिए वह उन सामने जाने से हिचकिचाई। इसीलिए वह तुरंत मुड़कर वापस लिफ्ट के पास आ गई। लेकिन ऐना आखिरकार जिशियू को नहीं बचा सकी। वह अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए सोन से मिलने पहुंची तो उसने देखा कि जाइन जमीन पर पड़ा है और उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है और उसका पूरा शरीर तड़प रहा है। ऐना एक पल के लिए घबरा गई। जल्दबाजी में निकलने के कारण वह जिरेन की दवा लाना भूल गई थी। जब वह जाइन के लिए दवा ढूंढने जा रही थी, तब सोन ने उसे बेरुखी से जल्दी करने को कहा। ऐना अपने बच्चे जाइन को गोद में उठाकर एक खुले हुए दरवाजे वाले घर में घुसी। अंदर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। बिना कोई सफाई दिए उसने अलमारियों को खंगाला और संतरे के जूस की एक बोतल ढूंढकर तुरंत कमजोर पड़े जाइन को पिलाई। दवा पिलाते समय उसकी पुरानी भूली हुई यादें ताजा हो गईं। सालों पहले जब उनका 3 लोगों का परिवार पानी में गिर गया था, तब उसके पति ने जाइन को बचाने के लिए बच्चे को ऐना की ओर धकेल दिया था और खुद हमेशा के लिए ठंडे पानी की गहराइयों में समा गया था। दरअसल जाइन ऐना का अपना सगा बेटा नहीं है, बल्कि वह इमोशनल इंजन पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया एक AI एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। 5 साल पहले उसने बॉस लिन के सामने बचपन से ही नए इंसान तैयार करने का प्लान रखा था। पहले बच्चे के रूप में AI बनाना, फिर उसकी परवरिश करके उसे इंसानी सुख दुख और भावनाओं का एहसास कराना, ताकि उसमें असली भावनाएं पैदा हों और वह इंसानों जैसा जीव बन सके। इसी प्लान के तहत उन्होंने जाइन को बनाया था। शुरुआत में ऐना उसे सिर्फ एक बेजान एक्सपेरिमेंट ही मानती थी, नियम से दूध पिलाना, बोलना और अक्षर पहचानना सिखाना। जब तक कि एक दिन जाइन ने अपनी तोतली आवाज में पहला शब्द नहीं कहा, मम्मा मम्मा। इस शब्द ने बिजली की तरह ऐना के दिल को झकझोर कर रख दिया और उसे अंदर तक हिला दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जाइन बिना भावनाओं वाला कोड्स का ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीव है जिसके अंदर असली भावनाएं हैं। इसी पल ऐना को माँ के प्यार की गहराई और उसकी अहमियत का असली एहसास हुआ। बाद में ऐना ने अपने पति से शादी कर ली और तीनों खुशी खुशी सुकून की जिंदगी जीने लगे, जब तक कि उसके पति का एक हादसे में इंतकाल नहीं हो गया। गहरे सदमे में डूबी ऐना के मन में जाइन को छोड़ने का ख्याल आया, लेकिन बॉस लिन ने उसे सब्र रखने की सलाह दी, क्योंकि इमोशनल इंजन रिसर्च को संस्था से मंजूरी मिल चुकी थी। जल्द ही जाइन और बॉस लिन की AI बेटी को संस्था वापस ले लेगी। यह खबर सुनते ही ऐना का दिल दुख और तड़प से भर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह इस एक्सपेरिमेंटल मॉडल को बहुत पहले ही अपना सगा बच्चा मान चुकी है। यादों से बाहर आते ही उसने देखा कि जाइन को होश आ गया है। ऐना ने प्यार से जाइन को सीने से लगा लिया। जब वह जाइन के कपड़े धो रही थी, तब बाहर का तूफान अचानक थम गया। बादलों को चीरकर धूप खिल उठी और इस उथल पुथल भरी दुनिया में आखिरकार थोड़ी शांति लौट आई। ऐसा लगा मानो यह विनाशकारी आपदा खत्म हो गई है। सोन पास में खड़ा होकर शिकायत करने लगा कि अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो वह इतनी मेहनत ही नहीं करता। उसने ऐना को बताया कि आज सुरक्षा टीम के कप्तान ने अचानक मिशन बदल दिया था। उसे ऐना को लेने और जाइन को वापस कब्जे में लेने के लिए भेजा गया था। यह सुनकर ऐना के हाथ अचानक रुक गए। अगर उसे इस प्लान का पहले से पता होता तो वह कभी सोन के साथ न आती, लेकिन सोन के मन में अब भी शक था। उसने यह मिशन सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वह अपनी आंखों से ऐना का फैसला देख सके। उसकी नजर में जान बचाने के लिए जाइन को छोड़ देना इंसानी स्वभाव के हिसाब से बिल्कुल सही फैसला था। सोन खुद को यह साबित करना चाहता था कि सिर्फ वही अकेला ऐसा इंसान नहीं है जिसे छोड़ा गया है, लेकिन ऐना का ममता भरा प्यार और जिम्मेदारी आखिरकार इंसानी नीचता की उसकी सोच से कहीं आगे निकल गई। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो गई। अभी अभी राहत की सांस लेने वाले लोग फिर से दहशत में आ गए। सोन ने बिना देर किए तुरंत ऐना और उसके बच्चे को लेकर छत की ओर दौड़ लगा दी, जबकि बाढ़ का तेज पानी उनके पीछे उफान मार रहा था। रास्ते में ऐना को एक औरत के कराहने की भयानक आवाज सुनाई थी। वह एक गर्भवती महिला थी जो बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसका पति बेबस होकर मदद मांग रहा था। जाइन के मासूम सवाल ने ऐना के दिल को छलनी कर दिया। मम्मा, क्या आपको भी पहले इतना ही दर्द हुआ था? उसने बच्चे को नीचे उतारा और बेबस होकर जमीन पर टूटकर बैठ गई। छत बस एक मंजिल दूर थी,
लेकिन यह दूरी उसके लिए न पार हो पाने वाली खाई बन गई थी। सोन भागकर आया और उसे खींचकर ऊपर ले जाने लगा, लेकिन एना ने उसे जोर से झटक दिया। वह जायंट से अलग होने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एना का अडिग रवैया देखकर सोन ने थोड़ा शांत होकर उससे बात की। उसने कहा, जायंट खतरे में नहीं होगा, क्योंकि बॉस लिन और दूसरा एआई बच्चा पहले ही गायब हो चुके हैं। जायंट अब अकेला एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है और संस्था इस अहम सैंपल को कभी नहीं छोड़ेगी। एना को उस बात सही लगी और वह सोन के साथ टेरेस की ओर चली गई। हेलीकॉप्टर पहले ही आ चुका था और काले कपड़ों में संस्था के कई लोग वहां पहुंच चुके थे। सोन ने अपने सीनियर को मिशन की रिपोर्ट दी और एना को उन काले कपड़ों वाले आदमियों को सौंप दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि वे आदमी अचानक जायंट को छीन लेंगे और कहेंगे कि उसका डेटा निकाला जाना है। एना को अचानक सब समझ आ गया। सोन उससे झूठ बोल रहा था। संस्था ने कभी नहीं चाहा था कि जायंट उनके साथ सुरक्षित बाहर निकले। इसके अलावा सोन ने एना को बताया कि बॉस लिन मरी नहीं थी, बल्कि वह अपनी एआई बेटी को लेकर पहले ही भाग गई थी, क्योंकि वह मरना पसंद करती पर अपनी औलाद जैसे बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके उलट एना ने खुद जायंट को छोड़ने की बात कही थी, इसलिए उन्होंने अपना मिशन बदलकर एना और उसके बच्चे पर केंद्रित कर दिया। सोन ने एना को सलाह दी कि वे उनका रास्ता न रोकें, बल्कि जायंट से अच्छे से अलविदा कह लें। तभी अचानक एना के पीछे से एक गोली चलने की आवाज आई। सोन को संस्था के आदमियों ने मौके पर ही गोली मार दी। इस मिशन में केवल एना ही सुरक्षित बच सकती थी, बाकी सबको यही मरना था। ऐसी ताकत के सामने सारा विरोध बेकार था। एना दुखी होकर जायंट के पास गई, उसके छोटे से शरीर को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद वह एक बेजान शरीर की तरह धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ी। जायंट का डेटा एक स्टोरेज डिवाइस में बंद कर दिया गया था। स्पेसशिप के लॉन्च होने के साथ ही एना संस्था के मुख्य स्टेशन पहुंच गई। वहां उन्हें एक नया मिशन दिया गया। 15 मिनट के भीतर हजारों उल्का पिंड के टुकड़े पृथ्वी से टकराने वाले थे, जिससे पृथ्वी का ज्यादातर जीवन समाप्त हो जाता। इंसानियत को मिटने से बचाने के लिए स्टेशन ने सुबह ही दुनिया भर में 7 रॉकेट लॉन्च किए थे, जिससे यह भीषण बाढ़ आई थी। अब स्टेशन पर मौजूद लोग ही बचे हुए इंसान थे। वे तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे नए इंसान बनाना चाहते थे जो कठोर वातावरण का सामना कर सके। एना का मुख्य काम इस लक्ष्य के अनुसार एक एंड्रॉयड माँ बेटे की जोड़ी तैयार करना था। एना को तुरंत समझ आ गया कि बच्चे का एक्सपेरिमेंट सफल रहा था। अब अगला कदम था माँ का एक्सपेरिमेंट तैयार करना। योजना यह थी कि सब्जेक्ट को माँ का किरदार दिया जाए, बच्चे को उसके पास से गायब कर दिया जाए और कई बाधाएं खड़ी की जाएं, ताकि माँ अपने बच्चे की तलाश में बार बार भावनात्मक झटके महसूस करे। जब तक वह बच्चे को ढूंढ न ले, तब तक प्रयोग सफल नहीं माना जाएगा। तभी स्पेसशिप उल्कापिंड के टुकड़ों से टकरा गई। एना को गंभीर चोट आई थी। मरते मरते उसने खुद और जायंट की यादों का इस्तेमाल करके माँ बेटे के मिशन का प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव रखा। योजना शुरू होते ही उनके एक्सपेरिमेंटल बॉडीज को बाढ़ के एक नकली माहौल में डाल दिया गया। एना के कपड़ों पर छपा नंबर 491 प्रयोग की संख्या को दर्शा रहा था। यह 491वां प्रयास था। बाढ़ का एहसास होते ही एना को सोन का फोन आया। उसने एना को छत पर जाने के लिए कहा और बताया कि वे आज जायंट को लेने आएंगे। इस बीच जायंट जिद कर रहा था कि एना उसकी बनाई पेंटिंग देखे, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक थी कि एना के पास उसकी बात सुनने का समय नहीं था। जायंट गुस्से में अलमारी में छिप गया। घबराई हुई एना ने उसे समझाया कि आज उसे एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ना है। तभी जायंट ने अचानक एक अजीब सी बात कही, मैं हमेशा 6 साल का ही क्यों रहता हूँ? परसों भी 6 साल का था, कल भी 6 साल का ही था। एना को कुछ अजीब लगा, लेकिन बढ़ते पानी की घबराहट में उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने जायंट को पीठ पर उठाया और बाहर की ओर भागी। रास्ते में उसे फिर सोन मिला। एना ने छिपने की कोशिश की, लेकिन एना जैसे तैसे ऊपर चढ़ी, लेकिन देखा कि जायंट गायब हो चुका था। ढूंढते हुए उसने पानी में जायंट जैसी एक परछाई देखी। बिना सोचे समझे उसने फिर पानी में छलांग लगा दी और बाढ़ में डूब गई। 491 नंबर। एना की मौत के साथ ही यह लूप फिर से शुरू हो गया था। आखिरकार 787वें प्रयास में सोन ने एना को बचा लिया। होश में आते ही एना की पहली प्रतिक्रिया पानी में बच्चे को ढूंढने की थी, लेकिन सोन ने उसे जायंट की एक फोटो दिखाई जो अभी अपार्टमेंट में ही था। सोन ने कहा कि वे उसे छत पर ले जाएंगे, इसलिए एना को उसके साथ टॉप फ्लोर पर चलना चाहिए। लेकिन पिछले लूप्स की धुंधली यादों की वजह से एना को सोन पर भरोसा नहीं हुआ। जब उसने जबरदस्ती की तो एना ने उसकी बंदूक छीन ली और कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। इस बार एना पाइपलाइन विस्फोट में मारी गई। दोबारा पुनर्जन्म होने पर उसने सोन का हाथ छुड़ाया और पानी में कूद गई। उसे जायंट की आवाज सुनाई, लेकिन पास जाने पर पता चला कि वह सिर्फ एक वहम था। जायंट वहां नहीं था। वह तैरकर किनारे पहुंची, जहां उसे लिफ्ट में फंसी एक लड़की दिखाई दी। शायद पिछले लूप में उस लड़की को न बचा पाना एना का एक पछतावा था। इस बार उसने बिना झिझक के जी शू के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की। हाथों से दरवाजा खोलना मुश्किल था, इसलिए उसने मोप की डंडी से लिफ्ट का दरवाजा तोड़ दिया। दोनों एक कमरे में पहुंचे और गर्म कपड़े पहने।
एना ने जीशु को बताया कि वह अपने 6 साल के बच्चे को ढूंढ रही है। तभी एना को जीशु से पता चला कि जब उसे लिफ्ट में बंद कर दिया गया था तो उसने 2 बदमाशों को एक छोटे लड़के को पकड़ते हुए सुना था। उसकी बताई बात के अनुसार वह छोटा लड़का संभवतः जाइन ही है। एना तुरंत उन 2 बदमाशों को ढूंढने निकल पड़ती है। वे उस समय एक बुजुर्ग दादाजी को लूट रहे थे। एना उनसे पूछती है, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? दोनों बदमाश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक अकेली औरत को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तभी कोई बाहर से चिल्लाता है। एना तुरंत कमरे में वापस भागती है। एना के लगभग दम घुटने की स्थिति में पहुंचते ही उसने पास पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उस बदमाश पर वार कर दिया। एना ने मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया था। जैसे ही उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद की, दरवाजा अचानक खुल गया। दरअसल जिशु उसी बुजुर्ग की पोती थी और उसे दरवाजे का पासवर्ड पता था। सोन उसके साथ अंदर घुसा और उसने एक बदमाश को सीधे बाढ़ के पानी में फेंक दिया। बदमाशों से निपटने के बाद सोन ने एना से ध्यान से सोचने को कहा कि जाइन कहां जा सकता है। एना के जाने से पहले दादी माँ ने उसे एक बोतल ऑरेंज जूस दिया, मानो वे जानती थी कि एना को इसकी जरूरत पड़ेगी। एना पहले जिशु को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उस लड़की ने अपने दादा दादी के साथ ही रुकने का फैसला किया, क्योंकि बाढ़ और दुष्ट लोगों के खतरे की तुलना में अपनों के पास रहना उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। इसके बाद एना ने सोन से जाइन को ढूंढने में मदद करने की विनती की। काम बांटने के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। एना गलियारे की दीवार पर बच्चों की पेंटिंग्स देखती है। इससे उसे अचानक याद आता है कि जाइन को भी चित्र बनाना बहुत पसंद था और वह हमेशा एना को अपने चित्र दिखाने के लिए जिद करता था। तभी एक महिला की चीख उसे विचारों से बाहर खींच लाती है। इसके बाद एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि जिस गर्भवती महिला से वह पिछले लूप में मिली थी, उसने इस बार सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दे दिया है। एना तुरंत अपना कोट उतारकर बच्चे को लपेटने में मदद करती है। जल्द ही महिला का पति भी वापस आ जाता है। महिला की बातें और दीवार पर बनी पेंटिंग्स मिलकर एना की यादों के दरवाजे खोल देती हैं। उसे याद आता है कि जाइन उस समय बार बार उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाना चाहता था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। एना को कुछ एहसास होता है। वह कांपते हाथों से अपना फोन निकालती है और घबराहट में गैलरी खोलती है। एक ही पल में पुरानी यादों का सैलाब आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जाइन को अनगिनत बार खो चुकी है और हर बार जाइन की आंखों के सामने आखिरी दृश्य एना का चेहरा और उसके पीछे हेलीकॉप्टर ही होता था। उसने बार बार इस दृश्य को चित्रित किया था ताकि एना को संकेत दे सके, लेकिन एना ने कभी इसके पीछे छिपे रहस्य पर ध्यान नहीं दिया। पछतावा, अपराध बोध और दिल टूटने का दर्द एक साथ उमड़ पड़ता है, जो उसे पश्चाताप के सागर में डुबो देता है। एना तेजी से दौड़कर घर पहुंचती है। वह जाइन का नाम पुकारते हुए उसकी पसंदीदा छिपने की जगह अलमारी को खोलती है, लेकिन अंदर जाइन नहीं मिलता। इसके बजाय एक गुप्त संगठन के लोग वहां से निकलते हैं और एना को जबरदस्ती काबू में कर लेते हैं। वे उसे छत पर ले जाते हैं। सोन पिछले लूप की तरह ही उसे जाइन से अच्छे से अलविदा कहने की सलाह देता है। इससे पहले कि सोन पूरी बात समझ पाता, एना बेहोश हो जाती है। काले कपड़ों में आए लोग सोन को तुरंत वहां से निकलने को कहते हैं, लेकिन सोन को कुछ गड़बड़ लगती है और वह उन पर हमला कर देता है। सोन तुरंत एना को एंटीडोट का इंजेक्शन लगाता है और एना होश में आ जाती है। वह सोन को बताती है कि आज का यह दृश्य हजारों बार दोहराया जा चुका है। शायद जाइन शुरुआत से ही सच जानता था, इसीलिए उसने खुद को छिपा लिया ताकि अंत में छत पर मां से बिछड़ने के अंजाम से बच सके। एना को डर है कि जाइन उससे नफरत करता होगा। चूंकि जाइन को अलमारी में छिपने की आदत थी, एना अंदाजा लगाती है कि इस बार भी ऐसा ही होगा और अपार्टमेंट में केवल 30वें माले के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उसे पूरा यकीन है कि जाइन वहीं होगा, लेकिन सिक्योरिटी टीम उसे जाइन तक पहुंचने से रोकेगी। इसीलिए उसे सोन की मदद की जरूरत है ताकि वे मिलकर घेराबंदी को तोड़ सके। पिछले प्रयोगों में भी वे इस चरण तक पहुंचे थे, लेकिन सोन सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए मारा गया था और एना के सिर में भी गोली मार दी गई थी। इस बार एना और सोन फिर से हाथ मिलाते हैं। काले कपड़ों वाले हमलावरों से जूझने के बाद एना आखिरकार बच निकलने में कामयाब होती है। वह छत पर पहुंचती है जहां एक अलमारी रखी हुई है। वह पास जाकर अलमारी खोलती है। जाइन वाकई अंदर दुबका हुआ बैठा था। उसे बेहोश देखकर एना तुरंत उसे जूस पिलाती है। तभी पीछे से फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि उसे एक बार फिर जाइन से अलग होना पड़ेगा। एक गहरा बेबसी का एहसास उसके दिल पर छा जाता है। एना लाचार होकर जाइन से माफी मांगती है। सच तो यह है कि उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। भले ही उनके बीच खून का रिश्ता न हो, लेकिन माँ बेटे के प्यार का बंधन उन्हें पहले ही गहराई से जोड़ चुका था। तभी सिक्योरिटी टीम के लोग फिर से पास आ जाते हैं। एना जाइन को गोद में उठाती है और बिना पीछे सोचे सामने उमड़ती बाढ़ की ओर दौड़ पड़ती है। वह जाइन से कहती है कि वह आगे जाकर उसका इंतजार करे। यह प्रयोग एक बार फिर यहीं थम जाता है। यदि एना इस बाधा को पार नहीं
कर पाती तो चक्रव्यूह की तरह दोहराया जाने वाला यह प्रयोग एक बार फिर असफल ही समाप्त होगा। हजारों लाखों बार के लूप से संचित भावनाएं एक विशाल बाढ़ की तरह इस प्रायोगिक विषय की चेतना को बहा ले जाती हैं। माँ के प्यार की ताकत किसी टूटते बांध के प्रवाह की तरह अद्भुत है। हर चीज को पार करने वाले दृढ़ संकल्प के साथ अंततः उसने प्रोग्राम द्वारा निर्धारित बंधनों की परतों को तोड़ दिया था। माँ और बेटे के पुनर्मिलन के इस क्षण में प्रयोग औपचारिक रूप से सफल होता है। भावनात्मक चेतना वाले नए मनुष्यों को फिर से पृथ्वी पर लाया जाता है, जिससे एक नई सभ्यता की शुरुआत होती है। यह कहानी संदेश देती है कि प्रेम, जो मानव की सबसे मौलिक भावना है, तकनीक के बंधनों को तोड़ने, नियति के चक्र को बदलने और सभ्यता की निरंतरता का अंतिम रहस्य बनने में सक्षम है।